सखी सहेली। सभी सखियों सहेलियों और सखाओं को बुआ का नमस्कार। और भाई छुटकी बहुरिया कार्यक्रम में स्वागत है तुम्हारा भी। धन्यवाद प्यारी बुआ, और बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी श्रोताओं का जिनके जो संदेश हैं वो प्राप्त हो रहे हैं हम लोगों को स्वागत के उसमें हो रहे हैं। भाई बड़ी गर्मजोशी से तुम्हारा स्वागत हो रहा है और सभी इंतजार कर रहे हैं कि आज पहली बार इस कार्यक्रम में तुम आ रही हो। और भाई छुटकी बहुरिया हैं, थोड़ी बहुत तो अलग अंदाज में बातें करेंगी। मौसम भी बड़ा खुशनुमा है। हाँ बुआ, मौसम बहुत अच्छा है। और तुम्हें कैसा लग रहा है ये बताओ। जैसा होता है ना कि जब हम नए उसमें मिलते हैं और सखियों सहेलियों से मिलते हैं तो अपने पुराने अंदाज में आ जाते हैं, खुल के बिल्कुल बात करना और बहुत सारी बातों का पिटारा खुल जाता है। और ऐसा भी होता है कि मेहमानों के साथ बिल्कुल सहज और खुश रहना चाहिए और गैर जरूरी जो औपचारिकता होती है उससे बचना चाहिए, तभी मेहमान भी आपके साथ आनंद ले पाएंगे। और एक अच्छे मेजबान की ये पहचान है कि माहौल को जो है वो खुशनुमा बनाए रखे। मतलब तुम्हारा ये है भाई श्रोताओं, भाई ये तो आ गई छुटकी बहुरिया ने आते ही एकदम छक्का लगा दिया। मतलब तुम्हारा इशारा हमारी तरफ है कि हम सहज रहें और सरल तरीके से तुमसे बात करें, है ना? अरे नहीं बुआ, हमारा कहने का ये बिल्कुल भी मतलब नहीं। अरे हमारे श्रोताओं ने हमारे विषयों को देखते हुए अपने विचार साझा किए तो हमने बस ये आपसे कह दिया। अच्छा, ये तुमने श्रोताओं की बात कही तो फिर हम भी बता देते हैं कि मेहमान को देखकर नाक नहीं चढ़ाना चाहिए और प्रेम भाव से उनका स्वागत करना चाहिए। तो खैर इन विषयों पर हम आगे चर्चा करेंगे। भैया छुटकी बहुरिया, पहले विषय तो बता दो, आज हम क्या क्या लेकर हाजिर हैं? हाँ बुआ, हम लोग जो है आज विषय ले रहे हैं वो मेहमान नवाजी, सेल का मोहजाल, इसके बारे में भी बात करेंगे। और एक व्यक्तित्व के बारे में बात करेंगे तो अंजलि इला मेनन चित्रकार हैं, उनके बारे में बात करेंगे। और सबकी पसंद से आज व्यंजन भी कुछ पकाए जाएंगे यहाँ पर। जी हाँ, तो आप कागज और कलम लेकर बैठी ही होंगी, बैठे भी होंगे हमारे साथी भी। भाई बहुत अच्छे अच्छे व्यंजन हमारे भाई बंधु भी बताते हैं, तो सभी को इंतजार तो होगा ही कि कौन से व्यंजन आज बताए जाएंगे। और कुछ ने तो भेज भी दिया है व्यंजन विधि। लेकिन छुटकी, तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि एक गीत पहले सुन लिया जाए फिर हम आगे बढ़े? हाँ बुआ, बात तो आपने बिल्कुल सही कही है, क्योंकि माहौल में रंग जमाना तो गीतों का काम ही होता है। और गीत सुनते सुनते फिर हम लोग आगे की चर्चा जारी रखेंगे। बिल्कुल। तो भाई कई बार ये जो गीत है बड़ा प्यारा सा गीत, और कई बार क्या हर बार हम अच्छा सा गीत सुनवाते हैं ना? हाँ बुआ, हम लोग गीत तो बहुत खोज कर लाते हैं और ये सोचते हैं कि बिल्कुल खनकती हुई बातों के साथ ही गीत भी खनकते हुए होने चाहिए। तो अब क्या करना है? मतलब केवल बातें करती रहोगी तो काम नहीं चलेगा बिटिया। ऐसा है ना कि आज हम लोग बात करने वाले मेहमान नवाजी की, लेकिन उससे पहले ऐसा करते हैं कि अंजलि इला मेनन जी की बात करते हैं, जो भारत की बेहतरीन समकालीन कलाकारों में से एक हैं। और उनके बनाए हुए चित्र जो है ना, दुनिया भर के मशहूर संग्रहालयों की शोभा बढ़ा रहे हैं, समझ लो। इतना अच्छा इनका प्रदर्शन। और इतना ही नहीं, सन 2006 की बात करें तो कैलिफोर्निया के एशियन आर्ट म्यूजियम ऑफ सैन फ्रांसिस्को ने इनकी एक महत्वपूर्ण रचना जिसका नाम यात्रा था, उसका अधिग्रहण किया हुआ है। अच्छा, और क्योंकि भाई एक उम्दा कलाकार हैं, इनके आरंभिक जीवन की बात अगर हम करें तो सन 1940 में पश्चिम बंगाल में ये जन्मी। और ये अंजलि इला मेनन जो है वो बचपन से ही चित्रकारी में बहुत रुचि रखती थी, बहुत अच्छी जो है ना कला का प्रदर्शन करती थी। हाँ बुआ, वो कहते हैं ना कि पूत के पांव पालने में ही नजर आ जाते हैं, ये कहावत भी मशहूर है सबके बीच में। बिल्कुल। तो तभी तो 15 साल की उम्र तक जो थी ये, इन्होंने अपने चित्र जो बनाए हुए थे उनको कुछ बेच भी चुकी थी, इन्होंने प्रदर्शनी लगाई थी और उसमें इनके चित्र बिक भी गए थे। क्या बात है! तो यानी कि ऐसी जब प्रतिभा होती है तभी तो बिके होंगे ना, अगर अच्छे होंगे तभी लोगों ने खरीदे होंगे, है ना? हाँ बुआ, बिल्कुल। और इन्होंने 18 साल की उम्र में अपनी अलग अलग शैलियों के करीबन 53 चित्रों की प्रदर्शनी लगाई थी। और इसी प्रतिभा का परिणाम था जिसके फलस्वरूप फ्रांस की सरकार ने इन्हें छात्रवृत्ति दी और इन्हें विश्व प्रसिद्ध इकोल नेशनल सुपीरियर डेब्यू आर्ट्स से शिक्षा प्राप्त करने का सौभाग्य मिला। और वहाँ से शिक्षा प्राप्त करने के बाद अपने देश यानी भारत वापस आई। और पहले इन्होंने अपना ज्ञान बढ़ाने के लिए भी प्रयास किया। यूरोप और पश्चिम एशिया की यात्रा इन्होंने की थी और अलग अलग कलाओं का ज्ञान प्राप्त किया। और इनके काम के बारे में अगर हम बात करें तो 1958 में इनकी पहली एकल प्रदर्शन लग गई थी। हाँ बुआ, और तब से लेकर अब तक इनकी करीबन 50 प्रदर्शनी लग चुकी हैं। बहुत बड़ी बात है ना? हाँ बुआ, बिल्कुल। इनके काम को हर जगह सराहा गया है और इन्हें बहुत से पुरस्कार भी मिले हैं। सन 2000 में भारत सरकार ने इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया और इनका नाम लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज है।
हाँ, और सन 2013 में दिल्ली सरकार ने भी इन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया। इसके अलावा 2013 में ही भारतीय कला और संस्कृति के क्षेत्र में बेहतरीन योगदान के लिए इन्हें दयावती मोदी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। तो भाई इन्हीं सब पुरस्कारों के बारे में बताते हुए हमारे एक साथी ये भी लिख रहे हैं कि अंजलि इला मेनन हमारे देश की प्रसिद्ध कलाकार हैं। उन्होंने हमारी भारतीय कला और संस्कृति में बहुत योगदान दिया है उन्हें, और इस कला को दुनिया के हर कोने पर दर्शाया है अपनी चित्रकारी के माध्यम से। इसलिए उन्होंने चित्रकारी के क्षेत्र में विशिष्ट ख्याति प्राप्त है। उनको बहुत से पुरस्कारों से नवाजा गया है। आज उनकी की हुई चित्रकारी जो है पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। तो ऐसा हमारे साथी ने लिखकर भेजा और फिर उन सम्मानों की भी चर्चा की है जो अभी हमने बताए। तो भाई कला जो होती है वो समय की मोहताज नहीं होती है। आपके पास हुनर है, लेकिन ज़रूरत है कि आप प्रयास करते रहें, उसमें अभ्यास करते रहें, है ना? हाँ बुआ, बिल्कुल, क्योंकि प्रयास से ही जो कला है वो निखरती जाएगी दिन ब दिन, और आपके गुणों में इजाफा होता जाएगा, और उससे लोगों को देखकर और प्रेरणा भी मिलती है काम करने की। ये बात बिल्कुल सही है चुटकी की। भाई प्रेरणा आप लोगों को लेना है। श्रोताओं, आप समझ जाइए कि हमने इसीलिए बताया कि कुछ ऐसा आप भी करें कि विश्व स्तर पर आपका भी नाम हो। और हम आपसे जुड़े हुए हैं, तो अगर आपका नाम होगा तो साथ साथ हमारा भी नाम होगा और हमें भी खुशी मिलेगी। ऐसा तुम्हारा भी नाम हो जाएगा कि अच्छा चुटकी बहुरिया ने कहा था इसलिए हमने कुछ प्रयास किया। चलो चलो तुम ऐसा करो, पहले गीत सुनवा दो, फिर आगे बात करते हैं ना। गीत तो सुनवाएंगे, लेकिन उससे पहले हम सोच रहे हैं एक थोड़ा सा विराम ले लें और उसके बाद गीत चलाते हैं। देखो ऐसा है ना कि विराम जो है वो तो जब समय आ जाता है तो हमें लेना ही पड़ता है, सोचने की जरूरत नहीं है, सोचने का समय नहीं मिलता। लेकिन एक बात तो है, जो आज का जो हम लोग का विषय है उसमें एक बड़ी खास बात है। जैसे कहीं सेल लगी है और आपको सामान भी खरीदना है, बिल्कुल, और घर में मेहमान आ जाए तब क्या करें? अब ये तो बड़ा ही कठिन प्रश्न हो गया, क्योंकि सेल का जो मोहजाल है उससे भी बच नहीं सकते, और मेहमान नवाजी तो हमारे संस्कारों में है, उससे पीछे कदम हटाना कतई बनता नहीं है ना। तो भाई जो हमारे संस्कार हैं उसके बारे में हम चर्चा करेंगे, क्योंकि अतिथि देवो भव हम सब बराबर बचपन से ये सुनते आ रहे हैं, बिल्कुल, और कहीं ना कहीं उसका पालन भी करते हैं। लेकिन और आप किन चीजों का ख्याल रखते हैं, मेहमान आने वाले हों, वो हमें बताते रहिए। तो कभी कभी कोई ऐसा ही आता है कि दिल के जो हैं तार बज उठते हैं। वैसे हमारे एक साथी बहुत तरीके के मिले जुले से लोगों के हैं ना भाव आए हमारे पास। मेहमान नवाजी करना कोई मुश्किल नहीं है, बस एक सहज से मुस्कुराहट और मीठी बोली ही काफ़ी है। नई नई क्रॉकरी निकालकर नाश्ता खाना परोसा हुआ भी बेकार, अगर प्रेम सहजता और खुशी से न परोसा गया हो। हाँ बिल्कुल बुआ, ये बात तो एकदम सही है कि आप कितना भी महंगा सामान ला के रख दीजिए, कितनी भी महंगी चीजें ला कर रख दीजिए, लेकिन उसमें अगर आपके भाव नहीं मिले हैं तो उन प्रयासों का कोई अर्थ नहीं रह जाता। ये सभी महसूस करते हैं। बिल्कुल। और हमारे एक श्रोता लिख रहे हैं कि जैसे शुरुआत में हमने कहा था कि मेहमान को देखकर नाक नहीं चढ़ाना चाहिए और प्रेम भाव से उनका स्वागत करना चाहिए, तो उन्होंने उदाहरण दिया है। महाभारत काल में हमें मेहमान नवाजी की मिसाल मिलती है। जब वनवास में दुर्वासा ऋषि पांडव शिविर में जाते हैं और उनके पास कुछ भी खाने को नहीं था, लेकिन फिर भी दुर्वासा ऋषि की मेहमान नवाजी में कोई कमी नहीं छोड़ी गई और वो खुश होकर वहां से चले गए। क्या पता भगवान किस रूप में मेहमान बनकर आ जाएं, यही सोचकर हमें चलना है। क्या बात है, बिल्कुल बहुत अच्छा आपने जो हमारा पौराणिक उदाहरण है वो दिया है। अतिथि मतलब जिनके आने की और जाने की कोई तिथि समय निश्चित ना हो आजकल तो, लेकिन ये लिख रहे हैं कि पहले से रिजर्वेशन होता है, इसलिए मालूम रहता है कौन कब आएगा और कब जाएगा। जब भी कोई मेहमान है तो उसका स्वागत हम गर्मजोशी के साथ करते हैं, उनके पसंद नापसंद उनकी सारी सुविधाओं का ध्यान रखते हैं, इतना प्यार ममता लुटाते हैं कि जाते वक्त उनकी और हमारी आंखें नम हो जाती हैं। दोबारा आने को स्वयं करके जाते हैं और आते भी हैं। हमारे यहाँ विदेशी मेहमान जब दोबारा घूमने आए तो खासकर हमारे घर आए और उन्होंने ही बताया कि 20 साल पहले मैं इस घर में आ चुका हूँ, 3-4 दिन रुका था, भारत आया तो अपने आप को रोक नहीं पाया, आप लोगों से मिलने आपके घर आ गया। ये हमारा देश और हमारी संस्कृति है, ये सब हमने हमारी सास और ससुर से सीखा है, जिसे अब हम आगे बढ़ा रहे हैं। क्या बात है। यही जो बात है, इसी विषय पर यही हम इतनी देर से चर्चा कर रहे हैं बुआ, कि ये संस्कार हैं हमारे जो हम अपने बड़ों से सीखते हैं और अपने बच्चों के लिए आगे उनको पोषित कर रहे हैं उनमें, कि वो भी यही सीखें और हमारे संस्कारों से जुड़े रहें। जी हाँ बिल्कुल, और इसी तरह से तो चीजें आगे जाती हैं, थाती के तौर पर हम उन्हें देते हैं। और वैसे हम अगर बात करें तो ये जो लाइन है अतिथि देवो भव, है ना, मेहमान भगवान समान, ये सब हम सुनते तो आ रहे हैं, लेकिन ये बता दें कि ये आरंभ कहाँ से हुआ। तो ये जो बात है, हाँ बुआ, ये आरंभ की जो बात थी, तो ये जो जिक्र मिलता है वो सबसे पहले मिलता है महर्षि शतातप
ने कहा था कि जो सज्जन बिना किसी प्रयोजन, बिना बुलाए किसी भी स्थान से किसी भी समय घर में उपस्थित हो जाएं, उन्हें अतिथि कहते हैं और उन्हें ईश्वर को मतलब के समकक्ष या ईश्वर रूपी देव ही समझना चाहिए। ये महर्षि शततप की रचना लघुशाला में ये इसका उदाहरण मिलता है। तो भाई ये तो बड़ी अच्छी सी बात है। ये वाक्यांश जो है इसका उल्लेख जो है तैत्तिरीय उपनिषद में है, इसकी शिक्षावली के 11वें अनुवाद में है। तो इस तरह से मतलब हम कह सकते हैं कि बहुत पुरानी हमारी ये परंपरा है। तो जैसे तुमने अभी कहा ना कि आगे हम देते हैं, आगे हम देते हैं, तो भाई देखो ऐसा है कि हम बता दें श्रोताओं को कि भी हम भी छुटकी बहुरिया को यही सब चीजें दे रहे हैं आगे, है ना। हाँ, तो परंपरा बढ़ाने की जिम्मेदारी और कर्तव्य जी। और हमारे साथियों ने बहुत सारी बातें लिखकर भेजी हैं। सच बात है कि मिला जुला आभास है इनका। जब रिश्तेदार मेहमान बनकर आते हैं तो खाना पीना स्वागत में कोई कसर नहीं छोड़ते, लेकिन सबसे ज़्यादा तब बात अखरती है जब आपसे बात करने का समय किसी के पास नहीं होता, जिसे देखिए मोबाइल पर चिपका रहता है और मेहमान के सदस्यों के रहते हुए अकेलापन महसूस होने लगता है। कोई इतनी दूर से आपके पास सफ़र का भाड़ा देकर आपसे मिलने आया है और कोई शख्स आपसे बात करने वाला ही नहीं है। ऐसी मेहमानबाजी से अच्छा है कि किसी घर जाकर वक्त बर्बाद करने जैसा आभास होने लगता है। बड़े क्रोध में नजर आ रहे हैं, नहीं, लेकिन ये बात देखो सच बात है। हाँ। आज का जो दौर है बुआ, वो बिल्कुल ऐसा ही है कि लोग अपने में इतने व्यस्त होते जा रहे हैं, काम को लेकर भी, और जो बचा हुआ समय रहता है उसको वो फोन के साथ गुजारते हैं। उन्होंने बिल्कुल सही उदाहरण दिया। बचा हुआ तो नहीं, पता है सबसे महत्वपूर्ण समय फोन के साथ गुजारते हैं। अच्छा, कोई बचा हुआ समय नहीं, समय बचता ही नहीं है फोन के चक्कर में। तो बचता ही नहीं है फोन के चक्कर में। और हमारे एक श्रोता है, उन्होंने भी ऐसे ही परंपराओं पर बात करते हुए लिखा है कि अतिथि देवो भव, अतिथि देवता के समान होते हैं और भारतीय परंपरा के अनुसार हम उनका उसी हिसाब से आदर भाव करते हैं। लेकिन आज विकसित समाज में अतिथि मेहमान नवाजी का सलीका जो है थोड़ा सा बदल गया है। पहले घरों में कोई विशेष मेहमान, जिसमें समधी, घर के दामाद, नए होने वाले संबंध, ऑफिस के बड़े अफसर वगैरह आते थे तो पूरा घर का माहौल ही बदल दिया जाता था। पकवान से लेकर घर की सजावट, चादर, पर्दे सभी बदल दिए जाते थे और मेहमानों के आने से पहले इतनी तैयारी होती थी कि सारा घर का माहौल ही खुशीनुमा हो जाता था। मेहमान भी अपनी खातिरदारी देखकर समझ जाते थे कि इन्होंने दिल से मेहमान नवाजी की है। ऐसा नहीं है कि उस समय परेशानियां नहीं होती थी, घर का बजट भी गड़बड़ा जाता था, लेकिन सभी खुशी खुशी इन चीज़ों को स्वीकार कर लेते थे और बच्चों की मंडली इसलिए खुश हो जाती थी कि कभी उनके साथ घूमने का मौका मिलता था तो कभी कभी अच्छे पकवान खाने का। और सबसे पहले पढ़ाई जो है वो बंद हो जाती थी। वो बंद हो जाती थी। ये सबसे अच्छी बात बचपन में लगा करती थी, अब नहीं लगती। अब हमें नहीं, तो लग रहा है तुम्हें खूब मजा लिया इस बात का, है ना, कि कोई मेहमान आए तो सबसे पहले अम्मा से कहा कि नहीं भैया हम तो स्कूल नहीं जाएंगे, है ना। हाँ, ये भी होता था। और हमको सबसे अच्छी चीज जो लगती थी, जब वो लोग जाते थे तो पैसे देकर जाते थे और वो हम किसी से शेयर नहीं करते थे, हम किसी के साथ बांटते नहीं थे। हाँ, उसके लिए अलबत्ता थोड़ी डांट भी पड़ जाती थी क्योंकि छोटे थे तो पैसों का खर्चा कहाँ करेंगे, इधर उधर गिरे हुए ही पाए जाते थे पैसे और उस पर पिटाई होती थी। ऐसा ही हमारे एक साथी ने भी लिखा है, उसको अभी बाद में बताएंगे। लेकिन एक हमारे एक साथी लिख रहे हैं कि मेहमान घर आए तो किसे खुशी नहीं मिलती, मगर मेहमान नवाजी एक कला है, ये कम लोगों को आती है। मेहमानों के आने पर किस गर्म जोशी के साथ स्वागत करना चाहिए, किस तरह उनकी सुविधाओं का ख्याल रखना चाहिए, उनकी रुचि और सुविधा असुविधा का ध्यान रखना चाहिए। लेकिन एक हमारे साथी जो हैं उन्होंने भी बड़ा तंज करके लिखा है, मेहमान नवाजी और वो भी आज के माहौल में। भाई किसे फुर्सत है, फिर नेट वाले मेहमानों का स्वागत करें या फिर आगंतुक का। बिल्कुल, तो ये इन्होंने बहुत अच्छी बात कही। अरे अपनी सुरीली धड़कन और उसके कार्यक्रम कभी फुर्सत दें तब तो किसी को देखें, और फिर देखना क्या, एक औपचारिकता है, निभा लेंगे। भाई साहब आजकल तो रिश्तेदारों बीच इतनी गर्मजोशी नहीं रही, फिर अतिथि देवो भव का स्वागत कैसे हो। सभी तो लगे हुए हैं पूरी दुनिया ही मुट्ठी में कर लेने की होड़ में। तो भाई आपने प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से काफ़ी ढेर सारी बातें कह दी कि जो आते हैं, जैसे हमारे पहले साथी ने लिखा ना कि आप जिसके घर जाते हैं तो वो फ़ोन में लगा है, लेकिन आप ये भी देखिए कि आप किसी के घर जा रहे हैं तो ऐसा तो नहीं कि आप खुद भी मेहमान बनकर बने और आप भी फोन में लगे हुए हैं। ऐसा होता है अक्सर, और हम लोग अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में ये देख रहे हैं और महसूस कर रहे हैं, तभी उन्होंने ऐसी बात कही है और हमसे साझा करिए। हमारे एक श्रोता लिखते हैं, मेहमान भगवान के समान होता है, जब भी कोई आ जाए तो यथासंभव स्वागत करना चाहिए।
हमारे यहाँ वर्कर्स भी आते हैं तो चाय पिलाना ज़रूरी होता है, वो मना कर दें वो बात अलग है। और अगर कोई मेहमान रुकने के हिसाब से आता है तो उसकी सुविधा के अनुसार हम जो भी हाजिर कर सकते हैं करना चाहिए। और निमंत्रण देकर बुलाया गया है तो स्वागत में बिल्कुल कमी नहीं करनी चाहिए। लेकिन एक बात और, जिस मेहमान को हम पसंद नहीं करते तो अंदर से लगता है ये जल्दी जाए। अरे कैसी बात। देखो ऐसा है कि कभी कभी होता है, वैसे भी लोग आते हैं। हाँ, ऐसा नहीं है कि जो भी आए वो हमेशा वो आपको खुश कर जाए या आप उसे खुश कर पाए, क्योंकि बहुत सारे लोग संतुष्ट नहीं होते। हाँ, तो ये बात। आप अपना 100% दीजिए, बाकी छोड़ दीजिए ऊपर वाले के हाथ में। ऐसे हमारे एक साथी ने 2 लाइन का दोहा लिखा है, आवत ही हर से नहीं नैनन नहीं स्नेह, आवत ही हर से नहीं नैनन नहीं स्नेह, तुलसी वहां न जाइए कंचन बरसे मेह। तो मतलब कितना भी सोना बरस रहा हो लेकिन आंखों में अगर स्नेह नहीं है तो आप ना जाए। बिल्कुल, ये बात तो एकदम उचित है। और मेहमान नवाजी की अगर हम बात कर रहे हैं तो पहले जैसे हमें सिखाया जाता था कि आप लोग छोटे बच्चों पर विशेष ध्यान दिया जाता था कि आने पर कैसे सत्कार करना है, नमस्कार करना है, अपनी परंपराओं का पालन करना है। मतलब आजकल नहीं सिखाया जा रहा है, तो ये चीज की थोड़ी सी जो कमी देखने में बुआ मिल रही है कहीं कहीं पर, और ये बातों में जाहिर भी हो रहा है। तो तुम लोग सिखाओ ना, देखो अब तुम लोगों की उम्र आ गई है, अब तुम लोग सिखाओ आगे वाली पीढ़ी को। हम लोगों ने तो सिखाया था, तुम लोग बड़े प्यार से करते हो नमस्ते दुआ सलाम। हाँ बुआ, यही चीज है, इस पर हम लोगों को विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है कि बच्चे आपस में जो भी मेहमान आ रहे हैं उनके बच्चों के साथ भी घुल मिल कर रहें और उनके बड़ों के साथ भी अच्छा व्यवहार करें। किसी बात की छीना झपटी लड़ाई झगड़ा नहीं करें, विशेष रूप से। क्योंकि वैसे देखो क्या होता है ना कि आमतौर पर बच्चे अकेले घर में रह रहे हैं, उनकी आदत नहीं होती है, उन्हें किसी चीज़ को बांटने की आदत नहीं होती है, अपना कमरा किसी को देने की आदत नहीं होती है, अपने बिस्तर पर किसी को बैठने नहीं देते हैं। तो कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से उनकी आदत में इस तरीके की आ जाती है भावना कि वो किसी को भी मतलब किसी का स्वागत नहीं कर पाते हैं, उसको स्वीकार नहीं कर पाते हैं कि ये आया है तो हम इसको कुछ दे सकें, या वो आया ही क्यों है हमारे घर में। कुछ बच्चे तो ऐसे भी हो जाते हैं, सोच रखते हैं। हाँ बुआ, ऐसे हो जाते हैं, उनका मन हो जाता है। क्योंकि आजकल ना एकल परिवारों की परंपरा जो है, लोग मिलते नहीं हैं एक दूसरे से, दोस्तों के घर भी आना जाना कम हो गया है भागदौड़ भरी जिंदगी में। तो ये सब चीजें हैं जो कारण बन रही हैं फिलहाल। तो भागदौड़ भरी जिंदगी जो है वो ऐसी कुछ नहीं है, पहले भी लोग कमाते थे, आप थोड़ा उस पर ब्रेक लगा सकते हैं। तो भाई देखो, हमारे साथी ने लिखा था, उनका पूरा संदेश तुमने पढ़ा था कि किस तरह से बजट गड़बड़ाता था लेकिन सभी खुशी खुशी स्वीकार करते थे। बच्चों की मंडली इसलिए खुश हो जाती थी, कभी उनके साथ घूमने का मौका मिलता था, कभी अच्छे पकवान मिलते थे। लेकिन छुट्टी के चक्कर में तुमने ये बताना भूल गई, इन्होंने लिखा था कि आशीर्वाद के रूप में कुछ माया भी बांट कर जाते थे। तो भाई जेब गर्म हो जाती थी। सबसे अच्छी बात हमें भी बचपन में लगा करती थी। फिर तुम्हारी कमजोर वाली बात आ गई। हाँ बुआ, और एक श्रोता हमारे लिख रहे हैं कि कभी कभार कोई ऐसा मेहमान भी आ जाता है जिसके साथ में अक्सर कोई पशु, कुत्ते, बिल्ली, पक्षी भी लेकर आ जाते हैं। आने वाले मेहमान को उसका इंतजाम करके आना चाहिए, साफ सफाई रखनी चाहिए। तो भाई देखिए, आप भी ख्याल रखिए, अगर उनका कोई छोटा बच्चा है तो ऐसे न जाएं, कुछ और उसका इंतजाम करके जाएं। बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी ऐसी स्वयंसेवी संस्थाएं भी हैं जो आप कुछ दिन के लिए, जैसे 4 दिन के लिए आप बाहर जा रहे हैं तो आपके पालतू को रख लेंगे। तो ऐसी व्यवस्था देख लें, और अगर आपके जहाँ जा रहे हैं मेहमान बनकर वहाँ कोई दिक्कत नहीं है तो कोई बात नहीं। एक बात और है छुटकी बहुरिया, कि हमारे साथी ये भी लिख रहे हैं कि भाई तुम आज कार्यक्रम में पहली बार आई हो तो कुछ मिठाई बनेगा, तो मिठाई भी जरूर बटेगी और व्यंजन में बताना पड़ेगा मिठाई। भाई बिल्कुल, आज हम लोग तैयारी करके भी आए हैं कि ऐसा? हाँ, हम पूरी तैयारी मीठे की करके आए हैं। मतलब अपने स्वागत की तैयारी तुमने खुद कर ली। चलो, अच्छी बात। मौसम का भी असर और साथ में पहली बार मुलाकात हो रही थी तो हमने सोचा मीठे से ही शुरुआत करते हैं ताकि आगे जो संबंध है वो मीठे बने रहें। क्या बात है। तो भाई ऐसा है कि सेल की बात की जाए, चला जाए सेल में। बात सेल पे, हाँ चला जाए, चलते हैं सेल के लिए। कुछ संकोच कर रही हो तुम? नहीं, संकोच नहीं है। डर रही हो कि ज्यादा कुछ खरीद लोगे क्या? ज्यादा नहीं, अभी तो हम एक नहीं बल्कि गए लेने एक थे और लेकर के 2 कपड़े चले आए उसमें से देख करके। इसीलिए तो लगी है सेल, पता है इसका मोह जाल होता ही ऐसा है। उन्हें मालूम था कि ये जो है ना छुटकी बहुरिया जो है उस चक्कर में फंसी जाएंगी, और बाद में फिर घर आकर अफसोस भी हो रहा था कि सस्ते के चक्कर में देखने में भी बहुत सुंदर कपड़ा था, ले भी लिया और बाद में लग रहा था अब तो पैसे ज्यादा खर्चे हो गए। ज्यादा खर्च हो गए। नहीं, क्यों, छूट थी ना उसमें, तो लग रहा था, लेकिन बाद में आके लगा ये तो इतना तो रोज में भी मिल जाता, 200-400 रुपए इधर उधर कर देते हैं खाली।
तो भाई अक्सर ऐसा ही होता है। वैसे इसमें बड़ा जबरदस्त एक चुटकुला भी था, अभी दिखाया कि सेल के चक्कर में सिर्फ सुन करके ये एक चीज मुफ्त है, और इस तरीके के मतलब वीडियोस भी आते रहते हैं। जैसे 3 लड़कियां खड़ी थी, उन्होंने कहा कि भाई कुछ उन्होंने पिज़्ज़ा वगैरह खाने के लिए मांगा, तो बोला एक पिज़्ज़ा कितने का, तो बोले 50 रुपए का। और 3 सहेलियां थी, तो बोला 3 कितने में आएगा, तो उस दुकानदार ने कह दिया 150 में। तो बोले इतना महंगा। तो वो भी समझ रहा था कि किस तरह से मुफ्त के चक्कर में फंसाया जा सकता है। तो उसने कहा नहीं नहीं, ऐसा नहीं है बहन जी, आप लोग ऐसा करिए कि हम आपको 2 देंगे 150 में और एक उस पर फ्री दे देंगे, तो 150 में 3 आ जाएगा। वो लोग खुश हो गए कि बोले अरे वाह, एक फ्री है, चलो ये सही है, तो यहीं पर खाते हैं। बस तो ये जो फ्री वाला सेंटेंस होता है, जोड़ दिया जाता है वाक्य जो, वही सारे परेशानी की समस्या का कारण बन जाता है, और इसी में उलझ कर हम रह जाते हैं और बस लुभावने ऑफर देख देख करके अपना खर्चा बढ़ा लेते हैं। कभी कभी हम ऐसी चीजें भी लेकर आ जाते हैं जिनकी हमें जरूरत नहीं होती है, सिर्फ ये देखते हैं कि इस समय ये मिल रहा है तो लाओ ले लो, हाँ, भविष्य में कभी काम ही आएगा। और काम ही आएगा। मेरे साथ ऐसा हुआ है कि हमने काफी सारा सामान ऐसे ले लिया जो अब भविष्य में काम आएगा, और वो आज तक अलमारी के भविष्य के ही काम आ रहा है। हाँ, तो वो भविष्य कभी नहीं आता है जो हमारे काम आए, तो कल रह जाता है। तो बेहतर यही है कि कोई भी चीज़, वैसे तो देखा जाए तो सेल की बात जो हम कर रहे हैं, उसके साथ भी जब भी कोई चीज़ हम खरीदने जाएं तो पहले हम 3 बार सोचें कि इसकी हमें ज़रूरत है या नहीं है। तो ये तो खैर सामान्य तौर पर खरीदारी की बात हो गई। लेकिन जो सीजन की जो सेल चलती है, अक्सर जुलाई में और दिसंबर में लगती है। हाँ। जैसे सर्दियां आने लगती हैं तो जो दुकानदार होते हैं, जो भी व्यापारी वर्ग होता है, वो अपने गर्मी के कपड़ों की खास तौर से बात करें, जूते चप्पल की बात करें, तो गर्मी के जो भी सामान होते हैं उसे निकालते हैं, और सामान्य तौर पर अपने पूरे दुकान की सफाई भी करते हैं, तो निकालते ही हैं, है ना। हाँ, पुराना जो सामान होता है वो उसको कम रेट करके उनका स्टॉक क्लियर करना होता है उन्हें। हाँ। तो कभी कभी थोड़ा सा ऐसा हमें लगता है कि फायदा भी हो जाता है। हाँ। कभी कभी कुछ अच्छा मिल जाता है कम दाम में। हालांकि हमारे एक श्रोता लिख रहे हैं कि हर शहर में जब भी मौसम बदलने का वक्त आता है तो उसी समय फुटपाथों पर सेल का महाजाल फैलाया जाता है। अभी बरसात में सफेद टी शर्ट और हल्के कपड़े जो दुकान में कपड़े खरीदारी के बाद बचे रहते हैं, उसे छोटू दुकानदारों को कम दाम पर बेच दिया जाता है, और जो हमें फुटपाथ पर या ठेले पर नजर आता है। ऐसे भी कपड़े महासेल में बेचे जाते हैं जो एक पीस खरीदने पर एक जोड़ा दे देते हैं, लेकिन पहली ही धुलाई में उनका रंग रूप दिखने लगता है। हाँ, तो ये तो हो गई बात कपड़ों की बात, क्योंकि आमतौर पर कपड़े की तरफ हम ज़्यादा आकर्षित होते हैं, और कपड़ा ऐसी चीज़ है कि कितना भी हो कम ही लगता है। लेकिन अगर हम खाने पीने की चीज़ों की बात करें, अनाज की बात करें, साबुन तेल की बात करें, या और भी बहुत सारी चीज़ें जो हमें स्टॉक में रखनी होती हैं, तो अक्सर हम ले लेते हैं, और फिर वो जब प्रयोग में नहीं आती है, बहुत पुरानी हो जाती हैं, बेस्वाद हो जाती हैं, बेरंग हो जाती हैं, है ना, या साबुन आदि है तो उनकी भी स्थिति बिगड़ जाती है। तो ये आप अवश्य देखें। हाँ। और कई चीजें होती हैं जिनकी एक्सपायरी डेट निकल जाती है, तो वो हमारे इस्तेमाल की भी नहीं रहती हैं, और कभी कभी हम लेने के समय देखते नहीं हैं। अक्सर ऐसा होता है कि वो पुराना स्टॉक निकाल रहे होते हैं। कपड़े और जूते तो अलग बात हो गई, लेकिन जो खाने पीने का है या कोई ऐसा सामान है जो तुरंत का इस्तेमाल करने वाला है, अगर उसकी एक्सपायरी डेट निकल गई तो वो हमारे पैसे तो व्यर्थ होते ही होते हैं, साथ में वो सामान जाता है, उसका दुख अलग होता है। हाँ, और अक्सर ऐसा होता है कि जैसे कि अभी आप मतलब जुलाई का महीना अगर चल रहा है और आपने देखा कि अच्छा इसकी एक्सपायरी, वो भी भाई बस 1-2 महीने का मार्जिन वाला भी निकालते हैं, तो आपने देखा अच्छा 1-2 महीना है अभी इसमें, लाओ ले लेते हैं, है ना। लेकिन पता लगा कि आप 1-2 महीने में उसका प्रयोग नहीं कर पाए, उसका उपयोग नहीं कर पाए। तो इन सारी चीजों से सतर्क रहिए, देख लीजिए कि भाई आप इतने में कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। या जैसे कि सौंदर्य प्रसाधन की बात है, अगर जैसे लिपस्टिक आती है तो आपने सोचा कि अरे तो इसमें तो अभी 6 महीना है, लेकिन आप देखिए कि 6 महीने में आप क्या वो लिपस्टिक खत्म कर पाएंगे या नहीं। बिल्कुल। और अगर आपने ले लिया है तो फिर लालच में आप उसको लगाते रहेंगे और कहीं ना कहीं अपनी त्वचा को नुकसान पहुंचाएंगे। ये बात सही है। और हमारे एक श्रोता और लिख रहे हैं कि सेल का मोहजाल, आमतौर पर हम सेल का मतलब सस्ता समझते हैं, इसके लिए हम उसके मोहजाल में जल्द फंस जाते हैं, जबकि व्यापारी सेल बेला लगाते हैं बचे हुए माल को जल्द निकालने के लिए, जिसकी क्वालिटी की कोई गारंटी नहीं होती है। और ऐसा हर सेल में नहीं होता होगा, इन्होंने ये भी लिखा है, फिर भी क्वालिटी और गारंटी देखकर खरीदने में ही समझदारी है। ये बात बिल्कुल सही है कि क्वालिटी गारंटी देखें, और हमेशा सस्ता मद्दा जो होता है वो खराब भी नहीं होता है। आप उसमें थोड़ी समझदारी अगर रखेंगे तो कपड़े, जूते, चप्पल आदि वगैरह जो होते हैं वो कभी कभी बहुत अच्छे मिल जाते हैं, 50% की छूट पर भी मिल जाते हैं, मतलब आधे दाम में। तो उसका आप लाभ जरूर उठाइए, लेकिन आप बेवकूफ न बनिए और विचार करिए इस पर क्या क्या आप कर सकते हैं। हाँ बुआ, जैसे कि हमने अगर वो 2 कपड़े की जगह सिर्फ 1 कपड़ा खरीदा होता तो हम भी बेवकूफ नहीं बने होते। ड्रेस तो वाकई बहुत अच्छी है भाई। देखो, जब सेल लगी हो
और कहीं दुकान पर नजर हो तो यही लगता है गाड़ी थोड़ी धीरे धीरे चले, है ना? हाँ बिल्कुल, ताकि हम ना खरीदने के लिए उतरे तो कम से कम देख तो ले, नयन सुख तो प्राप्त ही कर ले। नयन सुख प्राप्त कर ले, ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन हमारे एक साथी ने लिखा कि भाई बुआ हम ऐसे ही फंस गए थे, जूता खरीद लिया था और सच बात है कि उसमें कोई गारंटी नहीं होती है। अक्सर ये भी वो लिखते हैं कि बिका हुआ माल वापस भी नहीं होगा, गारंटी तो बात की बात, उसमें वो एक्सचेंज भी नहीं करते हैं, क्योंकि भाई वो सिर्फ उस समय बेचने की होड़ में लगे रहते हैं। हाँ, उनको तो अपना स्टॉक खाली करना रहता है। मतलब कि एक अकेले हम नहीं है बुआ, कुछ और भी हमारे साथी हैं जो हमारा साथ निभा रहे हैं। मतलब अकेले हम ही दुख नहीं उठा रहे हैं इस बात का कि हम फंस गए। अरे तुम केवल अगर अकेले होती, यही तो हम कह रहे हैं ना कि अगर तुम अकेली होती तो तुम्हारे लिए थोड़ी इतनी ढेर सारी सेल लगती है। हाँ। बहुत सारे लोग हैं, उनके लिए भी सेल लगती है। और हम सब उस स्कूल से आए हैं, उसी से स्कूल से पढ़कर निकले हैं, तो हम सब ने ये सब जो किया हुआ है, अनुभव इकट्ठा है। अरे अनुभव तो है ही है ना, तभी तो तुम लोगों को समझाते हैं। लेकिन ऐसा है कि अब खाने पीने पर आ जाओ। क्या क्या बता रही हो? हमारे एक साथी ने बड़ी अच्छी सी दो साथियों ने भेजा है व्यंजन ना। हाँ बुआ, तो पहले कौन से ले जाए हम लोग? बताओ कौन से व्यंजन के बारे में? एक ये थोड़ा सा मतलब है तो मीठे की बात हम कर रहे थे, पर चलिए नमकीन से शुरू करते हैं। मौसम है, फुहारें बाहर रिमझिम गिर रही हैं और चाय के इंतजार में हम हैं ही। तो भुट्टे के पकौड़े की इन्होंने रेसिपी बताई है, तो उस व्यंजन के बारे में बात कर लेते। ये लिख रहे हैं कि एक बर्तन में दरदरे पिसे भुट्टे के दाने लें, उसमें बेसन, बारीक कटा हुआ प्याज, सौंफ, लाल मिर्च पाउडर, हींग, बारीक कटी हुई हरी मिर्च, नमक, स्वाद के अनुसार 1 टेबल स्पून तेल और बारीक कटा हुआ हरा धनिया डालें। सभी सामग्रियों को अच्छे से मिलाएं ताकि गाढ़ा पेस्ट बन जाए। अगर पेस्ट गाढ़ा ना लगे आपको तो थोड़ा सा बेसन आप और मिला सकते हैं। कढ़ाई में तेल गरम करें, उंगलियों में थोड़ा सा पेस्ट लें और मध्यम आंच पर कढ़ाई में छोड़ दें। किसी तरह का शेप आकार दिए बिना ही पेस्ट को कढ़ाई में छोड़ते रहें। फिर धीमी आंच पर पकौड़ों को हल्का भूरा और कुरकुरा होने तक भून लें। भुट्टे के पकौड़े तैयार हैं। क्या बात है? इसका मजा टमाटर सॉस या मसाला गर्मा गर्म चाय के साथ ले आप। हरी चटनी के साथ भी कर सकते हैं भाई। हरी चटनी हम तो टमाटो केचप थोड़ा कम पसंद करते हैं, मीठा नहीं। मतलब अब नमकीन पकौड़े हैं और चाय तो मीठी होगी, और हरी तीखी चटपटी चटनी के साथ जो आनंद है चाहिए। और हम कल बात कर रहे हैं तो सिलबट्टे पर अगर पीसी गई है तब तो क्या बात है। अरे तब उस चटनी का तो अलग ही स्वाद है और अलग ही आनंद है, अंदाज है उसका। लेकिन ऐसे ही इन्होंने जैसे मक्के की बात कही, मतलब भुट्टे की, तो आप अगर कॉर्न ले लें, हाँ। और फ्रोजन किया हुआ जो बाजार से आता है वो अगर आप ले लेते हैं, उसको पहले सामान्य कर लें और उसके बाद एक प्लेट में उसको फैला लीजिए। उसके ऊपर चाहे तो आप चावल का आटा छिड़क दीजिए, हाँ। या अरारोट, अरारोट नहीं, वो कॉर्नफ्लोर जो होता है ना, मक्के का जो आटा होता है, वो पतला जो बारीक पिसा हुआ आता है, उसको कर लीजिए। उसी पे नमक डाल दीजिए, लाल मिर्च डाल दीजिए, और उसका जब अच्छे से उस पर लिपट जाए, थोड़ा बहुत पानी छिड़क दीजिए आप, क्योंकि अगर आपने तुरंत उबाला है तो वो अपने आप लिपट जाएगा उसमें मक्के का आटा। लेकिन अगर नहीं लिपट रहा है तो थोड़ा सा पानी डाल दीजिए और बहुत पतला घोल होगा, उसी में करके अलग अलग पकौड़ियाँ जैसा एक एक दाना, हाँ नहीं ऐसे ही आप कढ़ाई में डाल दें छितरा के, लेकिन उसको अच्छा। ऐसा नहीं कि उसका लड्डू जैसा बना के, नहीं, उसको सूखा सूखा कोरा कोरा ऐसे फैला देंगे तो एक एक दाना अलग अलग होगा और उसके बाद हो जाएगा, हाँ, वो उसको निकाल लीजिए और एकदम क्रिस्पी बनेगा, बहुत अच्छा बनेगा। तो उसको भी खा सकते हैं आप। तो ये तो बढ़िया स्नैक की तरह हो गया, चाय के साथ, और बस सब चीज चाय के साथ, कभी कॉफी के संग भी ले लो, कभी कॉफी के संग ना। हाँ। वैसे हमारे एक साथी लिख रही हैं इंदौरी आलू पैटीज, इसमें लिख रही है कि आलू पैटीज चाट, सामग्री 500 ग्राम आलू, 50 ग्राम अरारोट या और आधा कटोरी या तो पोहे का चूरा या ब्रेड क्रम्स, 1 टीस्पून नमक, आधा टीस्पून काली मिर्च, काजू के टुकड़े, किशमिश, आधा कटोरी सूखा और गीला नारियल किसा हुआ, 1/4 कटोरी हरी मिर्च, भाई बहुत ज़्यादा हो गई है, तो हरा धनिया बारीक कटा हुआ तलने के लिए तेल, आलू उबालकर ठंडा होने पर छिलके निकाल लें और इसको पीस लें, जैसे किसनी से किसकर अरारोट या पोहे या ब्रेड क्रम्स मिलाकर, स्वादानुसार पीसी हुई काली मिर्च मिलाकर मिश्रण में आधा कटोरी अलग कर लें। इसमें काजू किशमिश नारियल चूरा हरी मिर्च धनिया मिलाकर छोटी छोटी गोलियां बना लें। अब बचे हुए आलू की रोटी की लोई के बराबर गोले बनाएं और गोली के जो पहले वाली जो गोली अलग थी उस गोली अंदर रखें और हल्का सा हाथ में तेल कर गोले बनाएं। तेल गरम होने पर, यानी कि आलू में ही आलू का भरावन करनी है जी। उसके बाद तेल गरम होने पर थोड़े थोड़े डालकर उसको तलें सुनहरा होने तक, फिर पेपर नैपकिन पर निकाल लें। एक साथ ज़्यादा नहीं डालें वरना फट जाएंगे। लहसुन की हरी चटनी और इमली की मीठी चटनी ऊपर से डालकर सर्व करें। तो भाई ये तो मुंह में पानी आ गया, बड़ी स्वादिष्ट। बिल्कुल। ये जो तुम मुस्कुरा रही हो, तो मिठाई खिलाओगे कि नहीं?
हाँ बुआ, बिल्कुल। मिठाई के लिए तो हम कब से इंतजार कर रहे हैं। हम तो लेके ही बैठे थे कि सबसे पहले मीठे से ही शुरू करेंगे, लेकिन इतने अच्छे अच्छे व्यंजनों की बात सब करने लगे तो लगा पहले उनकी ही बात पूरी करते हैं जी। तो हम ये बताने के लिए कह रहे हैं कि मतलब रिमझिम फुहारों का मौसम है, तो ऐसे में पकौड़े चाय का जितना ज्यादा महत्व है और लोगों को जितनी लालसा रहती है, उतना ही अनरसे का भी बहुत इंतजार रहता है लोगों को। ये एक ऐसा व्यंजन है जो एकदम मुंह में घुल सा जाता है। और पुराने वक्त में ये व्यंजन जो था वो बहुत फेमस हुआ करता था, बहुत प्रसिद्ध था और सबको बहुत पसंद भी हुआ करता था। देखो अभी भी है, तुम बताओगी, लोग बनाएंगे, खाएंगे तो फिर तारीफ भी करेंगे तुम्हारी। तो बिल्कुल, और क्या। तो अनरसे के बारे में बताएं तो सबसे पहले 2 कप के आसपास चावल भिगोने होते हैं पानी में या दूध में। बहुत से लोग दूध में भी भिगोते हैं। और सफेद तिल से ये व्यंजन बनता है मिला करके कुरकुरा सा। तो सबसे पहले पानी में चावलों को भिगो दें 1 घंटे के लिए, और या अगर आप चाहें तो दूध में भिगोएं। और जब पूरा चावल फूल जाते हैं तो उसको पानी या दूध जिसमें भी भिगोया निथार लें और अच्छा सा महीन पेस्ट बना लें इसका, चाहे मिक्सी में चाहे सिल में, जैसी सुविधा हो जी। और उसके बाद पिसी शक्कर आधा कप के हिसाब से मिलाएं। अगर आपको ज्यादा मीठा पसंद है तो थोड़ी मात्रा ऊपर नीचे आप कर सकते हैं। और 2 चम्मच के आसपास सफेद तिल मिलाकर इसका पेस्ट बना लें। और फिर कढ़ाई चढ़ाएं गैस पर, रिफाइंड ऑयल डालें, गरम करें। जब रिफाइंड गरम हो जाए तो उसमें छोटे छोटे से, जैसे पकौड़ियां हम तलते हैं वैसे ही, हाँ, गोलियां बनाते हुए हल्का हल्का डालते जाएं। और जब वो कुरकुरी भूरी सी एकदम दिखने लगे, गोल्डन ब्राउन जिन्हें हम कहते हैं व्यंजन की भाषा में, तो अगर वैसी हो जाए तब उसके बाद उसको निकाल लें और फिर हल्की ठंडी हो जाए तो उसको कुरकुरी कुरकुरी खाइए। और इसकी विशेषता ये होती है कि चावल के आटे से जो कि बनता है तो ये ठंडा होने पे कुरकुरा रहता है। हाँ। तो ये बराबर कुरकुरा बना रहता है। ये इसी सावन में खास तौर से बहुत सारी जगहों पर विशेष तौर पर बहुत प्रसिद्ध है, ये बनाया जाता है। और ये जो व्यंजन है, एक बात और है कि इसमें कुछ लोग वो पका हुआ केला भी मिला देते हैं, उससे भी उसकी मिठास बढ़ जाती है। और निर्भर आप पर करता है कि आप रिफाइंड ऑयल में बनाना चाहते हैं, देशी घी में बनाना चाहते हैं। तो इसमें बनाए कुछ इसी तरह से उड़द की दाल का अगर पाउडर आपके पास है बारीक पिसा हुआ, तो उसको आप घोल लीजिए और उसमें छोटी इलायची डाल लीजिए थोड़ी सी, और उसकी पकौड़ियां बना लीजिए, लेकिन अच्छी तरह से फेंट लें उसको। हाँ, उसका स्पंजी होना जरूरी है, उसमें बीच में मतलब एयर जो आ जाती है वो होना जरूरी होता है। तो वो बना लें और उसको फिर बाद में चाशनी में डाल लें तो एक मीठा और तैयार हो जाएगा। ये हमारी तरफ से था। वैसे बहुत सारे लोग कह रहे हैं बिटिया कि मन्नू बहुरिया, कमो बहुरिया को याद कर रहे हैं कि तुम्हारी आवाज वैसी है, वैसा अंदाज है बोलने का। कोई रिश्तेदारी तो बुआ है ही। अब हम लोग सब आपकी बहू हैं तो फिर रिश्तेदारी तो देवरानी जेठानी की है ही। और जैसा आपसे सीख रहे हैं उसी परंपरा को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं कि उस अच्छे विचारों को और अच्छी बातों को आगे आप तक ले जाए सब। बस घड़ी देख लो अब तुम बस। हाँ, और समय अब आगे आज्ञा नहीं दे रहा है, तो इसी बात के साथ हम आज इस कार्यक्रम से इजाजत लेंगे सबसे। तो प्यारी बुआ और छुटकी बहुरिया को इजाजत दीजिए, स्वीकार कीजिए हमारा नमस्कार।